हेलो फ्रेंड्स, साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको 68,500 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के इनकम टैक्स की गणना करना सिखाएंगे। इनकम टैक्स की गणना करने के दो नियम हैं, एक पुराना नियम और दूसरा नया नियम। आप किसी भी नियम के अनुसार इनकम टैक्स पे कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आपको किस नियम से टैक्स पे करना है यह आपके इन्वेस्टमेंट और आपकी टोटल इनकम पे डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है कि आप उसी नियम से टैक्स पे करेंगे जिस नियम से आपका टैक्स कम बनता हो। तो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको टैक्स किस तरीके से पे करना है ताकि आपका टैक्स जीरो बने। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, टैक्स की गणना करने से पहले हमें पूरे साल की इनकम की गणना करनी होती है। तो 68,500 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स की सबसे पहले हम पूरे साल की इनकम की गणना करते हैं। इनकम की जो गणना की जाती है वो मार्च से लेकर फरवरी महीने तक की जाती है। तो सबसे पहले हम मार्च 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक के वेतन की गणना करते हैं। 68,500 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का मार्च 2023 में मूल वेतन 39,900 था। महंगाई भत्ता 38% की दर से 15,162 रुपये। मकान भत्ता 1,340 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप शहरी क्षेत्र के अनुसार यहाँ पर गणना करेंगे। तो यहाँ पर टोटल वेतन बनता है 56,402 रुपये। NPS कटौती 5,506 रुपये। एडवांस टैक्स के हमने 1,000 शो किए हैं, तो टोटल कटौती हो गई 6,506 रुपये। कटौती के बाद खाते में जमा 49,896 रुपये। तो यही सैलरी हमारी अप्रैल की भी रहेगी। अप्रैल में भी 49,896 रुपये। इसके बाद हम मई महीने की गणना करते हैं। मई महीने में मूल वेतन तो हमारा 39,900 ही था, लेकिन महंगाई भत्ता 38 से बढ़कर 42% हो गया था। तो यहाँ पर महंगाई भत्ता है 42% के अनुसार 16,758 रुपये। टोटल सैलरी 57,998 रुपये। खाते में क्रेडिट 51,322 रुपये। जून की सैलरी भी हमारी 51,322 थी। इसके बाद जुलाई महीने की गणना करते हैं। जुलाई महीने में वार्षिक इंक्रीमेंट लगता है, तो यहाँ पर मूल वेतन 39,900 से बढ़कर 41,100 हो गया था। महंगाई भत्ता 17,262 रुपये। टोटल सैलरी 59,702 रुपये। खाते में जमा 52,866 रुपये। यही सैलरी हमारी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की थी। इसके बाद हम नवंबर महीने को देखते हैं। नवंबर महीने में महंगाई भत्ता 42 से बढ़कर 46% हो गया था। तो यहाँ पर मूल वेतन 41,100 रुपये। महंगाई भत्ता 46% के अनुसार 18,906 रुपये। टोटल सैलरी बनी यहाँ पर 61,346 रुपये। खाते में जमा 54,345 रुपये। उसके बाद दिसंबर महीने में भी 54,345 रुपये। जनवरी 2024 में एडवांस टैक्स के हमने शो नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पर खाते में सैलरी 55,345 रुपये और फरवरी महीने में भी 55,345 रुपये। तो यहाँ पर टोटल हमारा वेतन जो बना है 7,12,992 रुपये। साथियों, उसके बाद हम इसमें बोनस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2022-23 का बोनस 6,908 रुपये। बकाया DA 38 से 42% का जो डिफरेंस था जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक, जनवरी से लेकर हमें अप्रैल तक 38% के अनुसार DA मिला, जबकि हमें 42% की दर से DA मिलना था। तो यहाँ पर 4 महीने का डिफरेंस बना 6,384 रुपये। इसी तरह से 42 से 46% के अनुसार जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का जो DA का डिफरेंस था वो बना यहाँ पर 6,576 रुपये। तो यहाँ पर टोटल हम ऐड करते हैं 7,12,992 में 6,908, 6,384 और 6,576। तो यहाँ पर टोटल वेतन हमारा बनता है 7,32,860 रुपये। HRA के बनते हैं 16,080 रुपये। टोटल हमारी टैक्स की कटौती हुई है 10,000 रुपये। इसके बाद हम इसमें बचत देखते हैं। मान लीजिए हमने PPF में 45,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, LIC में हमने 53,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। तो 80C के अंतर्गत आपने जो भी निवेश किया है
वो आप यहाँ पर लिखेंगे। 80C के अंतर्गत आपकी जो निवेश की सीमा होती है वो अधिकतम 1.5 लाख होती है। अगर आपकी NPS कटौती होती है तो निवेश की ये सीमा बढ़कर 2 लाख हो जाती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारी NPS कटौती होती है, तो यहाँ पर हमने NPS के भी ऐड किए हैं। NPS के हमने ऐड किए हैं 69,691 रुपये। अगर आपने कोई मेडिकल बीमा ले रखा है तो उसके अंतर्गत भी आपको अधिकतम 25,000 रुपये की छूट मिलती है। 80G प्रधानमंत्री राहत कोष, अगर आपने प्रधानमंत्री राहत कोष या CM राहत कोष में कुछ दान दिया है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। दान करने की कोई लिमिट नहीं होती, आपने जितना भी दान किया है वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इस तरीके से आप दोबारा समझ लीजिए। 80C के अंतर्गत निवेश की सीमा 1.5 लाख, अगर NPS कटौती होती है तो निवेश की ये सीमा बढ़कर 2 लाख हो जाती है। मेडिकल बीमा के अंतर्गत आपको 25,000 रुपये की छूट मिलती है, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष या CM राहत कोष में कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी दान दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारी कुल बचत हुई है 1,67,691 रुपये। इसके बाद हम टैक्स की गणना करते हैं पुराने नियम के अनुसार। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रॉस सैलरी बनी वो 7,32,860 रुपये लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसे हम मानक कटौती कहते हैं। ये केवल सैलरीड पर्सन के लिए है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करते हैं चाहे वो सरकारी नौकरी करते हैं। यहाँ पर 50,000 रुपये की यहाँ पर छूट मिलती है। उसके बाद लेस HR के हमने 16,080 रुपये माइनस किए हैं। लेस हाउस लोन इंटरेस्ट, अगर आपका कोई हाउस लोन है तो उसका इंटरेस्ट आप यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ माइनस करने के बाद बैलेंस इनकम 6,66,780, 7,32,860 में से हमने 50,000 रुपये माइनस किए, उसके बाद 16,080 माइनस किए, तो यहाँ पर बैलेंस इनकम बनी हमारी 6,66,780 रुपये। अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। टोटल इनकम 6,66,780 रुपये। उसके बाद लेस टोटल डिडक्शन, आपने जितना इन्वेस्ट किया है, आपने जितनी बचत की है, आपको यहाँ पर माइनस करनी होगी। तो हमने यहाँ पर बचत की थी 1,67,691 रुपये। उसके बाद टैक्सेबल इनकम 4,99,089 रुपये। इस 4,99,089 पे हमारा टैक्स बनेगा। तो सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स स्लैब को समझते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, जबकि 5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम थी 4,99,089 रुपये। इस पे हमारा टैक्स बना है 12,454 रुपये। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम होती है तो आपको 12,500 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम थी 4,99,089 रुपये, इसलिए हमें 12,500 रुपये की छूट यहाँ पर मिली है। तो उसके बाद बैलेंस टैक्स 0। उसके बाद एड एजुकेशन एंड हेल्थ सरचार्ज, तो यहाँ पर इसका 4% ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा टैक्स बना था 0, इसलिए 4% भी यहाँ पर 0 बना। टोटल टैक्स हमारा 0 बना। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 89, अगर आपका पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में जुड़कर आया है तो आपको 89 सेक्शन के अंतर्गत छूट मिलती है। उसके बाद टोटल टैक्स 0। एडवांस टैक्स था आपका 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये आपका ये ITR के टाइम रिफ़ंड हो जाएगा। तो ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका यहाँ पर टैक्स 0 बन रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें आपकी जो टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए वो लास्ट में आपकी 5 लाख या 5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आपका टैक्स यहाँ पर 0 बनेगा। इसके बाद हम टैक्स की गणना करते हैं नए नियम के अनुसार। यहाँ पर हमारी ग्रॉस सैलरी बनी थी 7,32,860 रुपये लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो यहाँ पर हम 50,000 रुपये माइनस करेंगे। नए नियम के अनुसार भी मानक कटौती के 50,000 रुपये माइनस होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। ना तो आपको HR की कोई छूट मिलेगी, ना ही आपको हाउस लोन इंटरेस्ट की। आपने कितना भी इन्वेस्ट किया हो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम हुई 6,82,860 रुपये। 6,82,860 पे आपका टैक्स बनेगा। तो सबसे पहले हम नए नियम के अनुसार टैक्स स्लैब को समझते हैं। न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है तो आपको यहाँ पर 25,000 रुपये की रिबेट मिलेगी, जबकि 0 से 3 लाख तक आपका जो टैक्स बनेगा वो 0 बनेगा।
3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15% और 15 से 12 लाख तक 20% की दर से आपको टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम थी 6,82,860 रुपये। इस 6,82,860 पे आपका टैक्स बनेगा 23,286 रुपये। लेकिन आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम है, इसलिए आपको 25,000 रुपये की यहाँ पर रिबेट मिलेगी। तो यहाँ पर आपका बैलेंस टैक्स बनेगा 0। उसके बाद यहाँ पर एड एजुकेशन एंड हेल्थ सरचार्ज 0, चूँकि आपका टैक्स 0 बना इसलिए सरचार्ज भी 0। टोटल टैक्स आपका बना 0। एडवांस टैक्स था आपका 10,000 रुपये और टैक्स पे रिफ़ंड, तो 10,000 रुपये आपके रिफ़ंड के टाइम वापस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर टैक्स 0 बना। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम यहाँ पर 7 लाख से कम है तो आपका टैक्स 0 बनेगा, इसलिए आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 68,500 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स की टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम ही बनेगी। उसके बाद आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया है तो आप नए नियम के अनुसार अपने टैक्स की गणना करो, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। साथियों, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।